हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर जो कुछ दिन पहले डाले थे, पूरा पेपर मैंने समझाया था, आज उसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सॉल्यूशन के रूप में इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने वो पेपर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले पेपर देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए ये वीडियो। अब बहुत बच्चों ने कमेंट किया था कि इसका सोल्यूशन लाओ, तो आज की वीडियो में हम सोल्यूशन देखने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था, कह रहा था पहले का ए। पहले में टोटल 5 क्वेश्चन थे, इसमें से पहले का ए क्वेश्चन कह रहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होता है ये बेसिकली डाटा को डिस्क्राइब करता है। कितने भी प्रकार के आपके सामने डाटा हो, ये सारे डाटा को डिस्क्राइब करता है। अब इसमें क्या होता है, ये किसके थ्रू करता है, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू या समराइजिंग के थ्रू यूजिंग विजुअल ग्राफ। देखिए, अगर आपके सामने बहुत सारा ऐसे कुछ लिखा हो इंग्लिश हिंदी में, वो डाटा ही हो लेकिन लिखा हो ऐसे, तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसका एक चलचित्र देखते हैं, उसका एक आप विजुअल देखते हैं, उसका एक आप जो है चित्र देखते हैं, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आता है। डाटा अगर लिखित रूप में रहे तो आपको उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर वो चित्र के रूप में, विजुअल के रूप में आपके सामने दिख रहा है, इस तरीके से ग्राफ दिख रहा है या फिर इस तरीके से आपका चार्ट दिख रहा है, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये बेसिकली डाटा को डिस्क्राइब करता है। अब इसमें आसानी होता है विजुअल ग्राफ्स को लेकर। तो ये, और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इट्स टॉक अबाउट सैंपल। ये जितने भी प्रकार के सैंपल होते हैं जो कि डाटा को डिस्क्राइब करते हैं, ये उनके बारे में जो है आपको बताता है। अब शेप ऑफ ग्राफ आपका स्क्यूनेस एंड आपका कुर्टोसिस भी हो सकता है। एंड ये दोनों टाइप्स मैंने पूरा डिटेल में चैनल पर बताया हुआ है, जो आपको बिजनेस स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने पूरे डिटेल में इस पर 10-10 मिनट का लेक्चर लगाया हुआ है। अगर आप वहाँ से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन था पेपर में, कह रहा था कि व्हाट इज मीन बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, बहुत ही इजी है। ये क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई क्लास में क्लास चल रही है एंड कोई टीचर किसी बच्चे से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। वहाँ कोई भी निश्चितता नहीं है, बट जो टीचर चाहे जैसा भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, जिससे भी क्वेश्चन चाहे वो पूछ सकता है। तो इस पर कोई रूल रेगुलेशन ना लगाया जाए, बिना रूल रेगुलेशन के ऐसे ही प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सैम्पलिंग कर दी जाए, तो ऐसे सैम्पलिंग को क्या कहते हैं आप, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसका एग्जांपल और हो सकता है कि मान लीजिए कि लॉटरी फॉर्म भरा जा रहा है एंड लॉटरी फॉर्म में सभी लोग अपना जो है चिट डालते हैं एंड किसी को भी रैंडमली जो है विनर घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसे जो सैम्पलिंग होते हैं इन्हें कहते हैं आप रैंडम सैम्पलिंग। अब कैसे लिखेंगे आप, तो इसका पहला होता है पॉइंट कि इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन विच एवरी मेंबर और आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। इसमें इक्वल चांस होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा चांस नहीं होता है। एंड इक्वल चांस ऑफ सिलेक्टेड, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एंड सैम्पलिंग इज सिलेक्टेड फॉर प्योरली ऑन रैंडम बेसिस। तो बेसिकली जो भी सैम्पलिंग रैंडम बेसिस पे होते हैं, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे होते हैं, उन्हें ही आप कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मेथड जो है, मेथड ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जैसे आपका लॉटरी हो गया। दूसरा आपका हो गया कि रैंडम नंबर जनरेटर, जिसमें ऑटोमेटिक जो है सॉफ्टवेयर रहता है जो कि जनरेट कर देता है नए नए नंबर्स को ऑटोमेटिकली। तो ऐसे जो है सैंपल को भी रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। तीसरा है, फॉर एग्जांपल अगर क्लास में कोई भी जो है टीचर किसी भी स्टूडेंट को रैंडमली खड़ा कर देता है, तो ऐसे भी जो है सैम्पलिंग को कहते हैं आप रैंडम सैम्पलिंग। तो ये हो गया आपका मेथड। आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका न्यूमेरिकल था। क्वेश्चन आपका कह रहा था, यहाँ क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, कह रहा है कि आउट ऑफ 100 मेंबर्स 20 वर फोर्स, मतलब 100 संख्याओं में से 20 संख्याएं जो है 4 के रूप में है, 40 वर फिफ्थ, जो 40 संख्याएं हैं ये 5 के रूप में है, एंड जो आपका 30 वर 6, जो 30 संख्याएं हैं ये 6 के रूप में है, एंड रिमेनिंग वर 7, जो बचे हुए संख्याएं हैं वो 7 के रूप में है। एंड आपको इसका अर्थमेटिक मीन निकालना था, मतलब आपको इसका समांतर माध्य निकालना था। तो यहाँ मैंने आपको दे दिया है क्वेश्चन छोटे रूप में कि टोटल 100 क्वेश्चन है, एंड जितने क्वेश्चन में से आपका
20 संख्याएं हैं वो 4 के रूप में है, 40 संख्याएं 5 के रूप में है एंड 30 संख्याएं 6 के रूप में है, बची हुई संख्याएं 7 के रूप में है। तो इसका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य क्या होता है? टोटल जितने आंकड़े हैं एंड उनको जोड़ लेंगे आप, फिर जितने नंबर ऑफ आंकड़े हैं उनको उससे भाग कर देंगे, जो भी निकल कर आएगा वो हो जाएगा आपका समांतर माध्य। अब देखिए इसमें 20 तो है, 20 जो हो गया आपका, ये कितना हो गया? 4 के रूप में है एंड 40 जो आपका प्लस के रूप में करते जाएंगे, 40 का कौन सा है आपका? 5 के रूप में, बचा हुआ 30 क्या है आपका? 6 के रूप में एंड जो शेष संख्याएं हैं वो 7 हो गया। तो टोटल 100 संख्याएं हैं एंड 20, 40 और 30 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90। 90 100 में से 90 को घटाएंगे तो बचेगा 10, यानी कि बची हुए जो 10 संख्याएं हैं वो 7 के रूप में है। तो यहाँ आप प्लस 10 कर देंगे एंड आपका जितना भी संख्या है उसको टोटल लिख देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, तो अपान 4 आप करेंगे एंड टोटल कितना हो गया आपका? 100 अपान 4। तो समांतर माध्य क्या निकल कर आएगा आपका? 25। यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था कि व्हाट इज स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम क्या होता है? बेसिकली ये एक प्रकार का डायग्राम होता है जिसे स्कैटर प्लॉट के रूप में भी जानते हैं। ये डायग्राम एक्स वाई एक्सेस पे जो है कोरिलेशन चार्ट को दर्शाता है। जैसे ये आपका कौन सा अक्ष हो गया? एक्स अक्ष। ये आपका हो गया वाई अक्ष। ये इसी अक्ष पर जो है किसी भी डाटा को जो है शो करता है एंड इट हैज 2 वेरिएबल्स। पहला है, अब x एंड y कैसे डिसाइड होंगे? तो इसके पास दो वेरिएबल्स है। पहला है इंडिपेंडेंट, दूसरा है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या होता है वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड होता है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो y एक्स पे लिखेंगे एंड जो इंडिपेंडेंट होगा उसे x एक्स पे लिखेंगे। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि टेम्परेचर एंड सेल्स के रूप में ये डिफाइन है। अगर टेम्परेचर 32 होता है तो सेल 500 पहुंच जाता है। अगर टेम्परेचर आपका जो है 38 होता है तो सेल कितना पहुंच जाता है आपका? 800 पहुंच जाता है। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ टेम्परेचर 32 है तो 500 सेल है और यहाँ 38 है तो आपका 800 हो गया। यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सेल भी बढ़ रहा है, यानी कि सेल जो है ये डिपेंड कर रहा है किस पर? टेम्परेचर पर। तो ये डिपेंडेंट हो गया। अब यहाँ आप जो है टेम्परेचर को एक्स अक्ष मान लेंगे एंड जो आपका सेल जा रहा है इसे आप वाई एक्स पे मान लेंगे। अब जो टेम्परेचर के दिए हुए 32 टेम्परेचर आपका 36 है 30 है उसे इस पर लिख लेंगे एंड सेल्स को यहाँ लिख लेंगे। अब 32 पे जो है यहाँ आप बढ़ाएंगे एंड जो है जितना भी आपका 500 तो इसे जहाँ पर काटेगा आपका ऐसे एक सीधा रेखा में एक आपका डायग्राम बन जाएगा, एक रेखा बन जाएगा। इसे ही आप कहते हैं स्कैटर डायग्राम। इस तरीके से उसको दर्शाया जाता है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पे, जो आपका पहले का ई था। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली एक फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर का। जब आप इंडेक्स नंबर को जो है वेट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड जो है वेट से आप भाग करते हैं तो वो निकल कर आता है कॉस्ट इंडेक्स लिविंग इंडेक्स नंबर। तो ये बेसिकली जो है एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का सिग्मा आई इंटू डब्ल्यू अपान डब्ल्यू, ये आपका फार्मूला होता है। जहां आई क्या हो गया आपका? इंडेक्स नंबर हो गया एंड डब्ल्यू क्या होता है? वेट होता है बेसिकली। तो इससे एक फार्मूला निकल के आ गया। आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे और उसको बेसिकली आप लगा ले जाएंगे। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको इंडेक्स नंबर इसमें से निकालना है। अब आपके सामने ग्रुप दिया गया है, इंडेक्स नंबर दिया गया है एंड वेट दिया गया है। इसके हिसाब से आप आई डब्ल्यू निकाल लेंगे एंड जो आपका सिग्मा डब्ल्यू है वो आप वेट को जोड़कर ले आएंगे एंड जो आपका आई डब्ल्यू है उसको जोड़ लेंगे। अब जितना आएगा एंड उससे आप जो है इसमें भाग कर देंगे, जो भी निकल कर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? लिविंग इंडेक्स नंबर। एंड जैसे आपका यहाँ ग्रुप है तो ग्रुप में फूड, अगर फूड का इंडेक्स नंबर 352 है एंड वेट 48 है तो आपका इंडेक्स आई इंटू डब्ल्यू करेंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा। इन टोटल को जोड़कर आप आई डब्ल्यू का मान निकाल सकते हैं एंड आप डब्ल्यू का मान निकालना चाहते हैं तो वेट को जोड़ लीजिए। तो वेट आपका 93 है, भाग कर देंगे, जो भी निकल कर आएगा वो हो जाएगा आपका लिविंग इंडेक्स नंबर। इस तरीके से इसको निकालते हैं। आराम से आपका 2-3 नंबर इससे कवर हो जाएगा अगर आपको ये क्वेश्चन पता है। आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो कि 5 क्वेश्चन लेकर था, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे जिसके लिए आपको 3-3 नंबर मिलने वाले थे। पांचों क्वेश्चन हमने छोटे छोटे कवर कर लिए, जिसको आपको 100 वर्ड में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना था। एंड आगे बढ़ते हैं, जब आप दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ आपके सामने 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी एक को आपको करना है। तो हम ऊपर जो क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, थ्रो लाइट ऑन इट्स एप्लीकेशन एंड मेरिट्स, तो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बाकी आपका क्वेश्चनर वाला जो दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको हम कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आपका है कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स पहले जानते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो किसी भी आंकड़े का गणना करना जो है स्टैटिस्टिक्स आपका कहलाता है। अब स्टैटिस्टिक्स को इन्वेस्टिगेट करना, रिसर्च करना, वो आपका हो जाता है जब आपके सामने रिसर्च किए हुए आंकड़े आते हैं गणना के रूप में, तो वो हो जाता है आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी मीन्स सर्च फॉर ट्रूथ, एक जो है सच्चाई के लिए रिसर्च करना, नॉलेज और इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। जो भी नॉलेज इंफॉर्मेशन के लिए, डाटा के लिए कलेक्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन, वही हो जाता है आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। अब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन देयर मीन से सर्च और कंडक्टेड बाय स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड से आप जो है किसी भी डाटा को रिसर्च करके निकलवा रहे हैं, तो वो आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। बेसिकली ये क्वेश्चन आप लंबा भी लिख सकते हैं, 1 पेज में लिख सकते हैं, लेकिन इसको कितने पेज में लिखना है आपको, 6 से 7, 5 से 6 पेज में भी लिख देंगे तो भी आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। इसके लिए इससे कम पेज में नहीं लिखना है। तो हम आपको ऐसे डिटेल में बता दे रहे हैं, आप बना के लिख लेना। एंड इसका जब डिफिनेशन देखते हैं तो इन जनरल स्टैटिस्टिक्स इन्वेस्टिगेशन मींस स्टैटिस्टिकल सर्वे। स्टैटिस्टिकल सर्वे को ही स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। अब देख लेते हैं यूटिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का यूटिलिटी क्या है, मतलब इसको कैसे कंडक्ट कराया जाता है। तो इसी क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन मींस सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय एन इंडिविजुअल। ये या तो इंडिविजुअल द्वारा कराया जाता है या फिर किसी एजेंसी द्वारा कराया जाता है, जो कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है, जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में देता है आपको, चाहे वो आपका जो है कोई एक एजेंसी हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो। ऐसा नहीं कि जो एजेंसी कराएगा तभी वो आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होगा, ये इंडिविजुअल के द्वारा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर जो आपका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से आप लाएंगे। तो द पर्सन, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका आता कहाँ से है, तो द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हुम द डाटा आर ऑब्टेन्ड, द रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस इन विच डाटा आर पब्लिश्ड etc आर नोन एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी आपका पेपर है या फिर कहीं पे आज जा रहे हैं एंड वहाँ आपके सामने एक सीट दिख रहा है, तो वो सीट जो होता है जिस पर पब्लिक किया जाता है डाटा को, जो रिसर्च जो है पेपर्स हैं उन पर, जो रिसर्च पेपर होते हैं, जैसे आपका न्यूज़पेपर मान लीजिए, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा, एक न्यूज़, एक डाटा पढ़ लिया, तो वो एक क्या हो गया आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये आपका क्या हो सकता है, जो भी पब्लिकेशंस हैं, न्यूज़पेपर हैं, इन पर आप डाटा को शो कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। द वेरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में बी क्लासिफाइड एज, पहला आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स, एंड दूसरा है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। अब देखते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विच जनरेट द डाटा, जो भी लार्ज नंबर इंडिविजुअल एंड जो आपका गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है, जो कि जनरेट करता है डाटा को एज देयर रेगुलर फंक्शन ऑफ देयर ओन पर्पज आर नोन एज इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी एजेंसी, इंडिविजुअल या फिर जो डिपार्टमेंट है किसी भी डाटा को रेगुलर बेसिक पे खोज कर निकाल रहा है, तो वो जो डाटा होता है वो इंटरनल इंफॉर्मेशन होता है। एंड इंफॉर्मेशन इटसेल्फ कॉल्ड इंटरनल इंफॉर्मेशन, इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे आपका क्या हो गया, सेल्स हो गया, सैलरी हो गया, प्रोडक्शन हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सारी चीज़ों को जब जो है जो भी प्रॉफिट एनालिसिस पे निकाल के लाता है वो आपका इंटरनल जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एंड एक्सटर्नल में क्या आता है, जो कि पब्लिक डाटा रहता है आपका, जो भी पब्लिक के रूप में डाटा आपके सामने रहता है जिसको कोई भी पढ़ सकता है, वो आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है। जो गुप्तनीय रखा जाता है किसी कंपनी, एजेंसी, इंडिविजुअल के द्वारा, वो आपका इंटरनल हो जाता है। एंड जो भी डाटा पूरा पब्लिक शो कर दिया जाता है कि हाँ इसको कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी इससे इंफॉर्मेशन ले सकता है, वो आपका एक्सटर्नल हो जाता है। एंड दूसरा इसमें क्या था सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में, कि प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा।
तो बेसिकली प्राइमरी डाटा क्या होता है, जो बेसिकली फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है घर घर जाकर। आप मान लीजिए एक जनगणना कर रहे हैं, तो जनगणना में आप घर घर जाकर जो है डाटा को निकाल रहे हैं कि आपके घर में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, उनका एज क्या क्या है। तो अब ऐसे डाटा को कहा जाता है आपका प्राइमरी डाटा, जो कि पहली टाइम कलेक्ट किया जाता है। एंड जो भी अगर कहीं भी वो डाटा को ले जाकर आप सरकार के पास जमा कर दिए, अब उसको कोई भी पढ़ सकता है कि हाँ इनके घर में इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, तो वो आपका सेकेंडरी डाटा हो जाता है। तो व्हेन द इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इटसेल्फ जो है इटसेल्फ, देन दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स, एंड दिस प्राइमरी इंफॉर्मेशन मे बी टर्म्ड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जो कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है। एंड जो डाटा पब्लिश हो जाता है, जिसको कोई भी पढ़ सकता है, एंड जो भी डाटा दूसरे के हाथ मतलब चला गया, तो वो आपका दूसरा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हमने जो है आपका पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन कवर करिए, दूसरे क्वेश्चन में ये आपका बड़ा वाला लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर लिया है। एंड अगली वीडियो में पार्ट 2 में हम कवर करने वाले हैं आपका तीसरा, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एंड चौथा 5वां क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। इसके लिए अगर आप चाहते हैं देखना, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड दोस्तों में ज़रूर शेयर करो जो कि एग्जाम देने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन लगा हो, आपको थोड़ा सा भी आपके लिए वैल्यूएबल हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।